दोस्तों हमने आज टॉपिक लिया है आर चेंजिंग अर्थ। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है क्लास 7 का। तो लिथोस्फेरिक प्लेट क्या है? लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स। उसको लिथोस्फेरिक प्लेट ऐसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए ये हमारा अर्थ का कोर है, तो इस अर्थ के कोर जो है, तो वो क्या है, इसके ऊपर क्या है कि बहुत सारी प्लेट एक्चुअली फ्लोट कर रही है। तो अलग अलग जो कॉन्टिनेंटल या ओशियनिक प्लेट अगर इसके ऊपर जो फ्लोट कर रही है, इसको ही क्या कहा जाता है? तो लिथोस्फेरिक प्लेट कहा जाता है। दिस प्लेट्स मूव वेरी स्लोली जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। यानी कि अगर एक साल में लगभग अगर देखें तो वो कुछ मिलीमीटर का ही डिस्टेंस एक दूसरे से सरकती है, एक दूसरे के पास आती है, ड्यू टू मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अगर हमने वापिस अगर यहाँ देखा, अगर हमने इसको अगर मेंटल कहा, तो इस मेंटल के ऊपर क्या है? तो इस मेंटल के ऊपर क्या है? हमारी जो प्लेट्स है, टेक्टोनिक प्लेट्स है, तो ये एक्चुअली फ्लोट कर रही है। तो यही प्लेट के मूवमेंट की वजह से हमें अलग अलग फेनोमेना एक्सपीरियंस होते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस, अगर मान लीजिए ये अगर हमने अर्थ अगर प्रिज्यूम कर लिया, तो अर्थ के सरफेस पे हम कुछ फेनोमेना आउटसाइड में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ड्यू टू विंड है, उसके बाद एयर है, उसके बाद वाटर है। तो इसकी वजह से क्या है कि हम अलग अलग फेनोमेना एक्सपीरियंस करते हैं। तो अर्थ के कोर में क्या है? अर्थ के कोर में मोल्टन मैग्मा है, और मोल्टन मैग्मा कंटिन्यूसली बॉइल होने के कारण अंदर भी कुछ फोर्सेस लग रहे हैं। तो जो अर्थ के जो अंदर के सरफेस में फोर्स लग रहे हैं, इनको कहते हैं इंडोजेनिक फोर्सेस, विच एक्ट्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और उसकी वजह से कौन कौन सी एक्टिविटी हम महसूस कर सकते हैं? तो हम महसूस कर सकते हैं अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, ये हम महसूस कर सकते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस जैसे हमने यहाँ कहा, ये जो आउटसाइड जो फोर्सेस है, विंड, एयर, वाटर की वजह से अगर जो भी हम अगर देखते हैं फेनोमेना, तो इसको कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो वो कौन कौन से फोर्सेस है? तो रिवर है, विंड है, सी वेव्स है, ग्लेशियर्स है। तो ये फोर्सेस क्या है? अर्थ के सरफेस के ऊपर लगती है, और जो हम देख सकते हैं हमारी आई से। वोल्केनो क्या है? वोल्केनो इज अ वेंट और ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। तो एक्चुअली एनसीईआरटी में बहुत सुंदर डायग्राम दिया है। तो एक्चुअली अर्थ का ये मेंटल का एरिया है। तो मेंटल के एरिया से क्या आता है? तो मोल्टन लावा ऊपर आता है, और ये मोल्टन लावा ही वोल्केनो कहते हैं। मोल्टन लावा को ही क्या बोलते हैं? जब बाहर आता है तो उसको ही वोल्केनो ऐसे कहते हैं। तो जब मोल्टन लावा बाहर आता है तो उसके साथ बहुत सारी गैसेस, एशेस बाहर आता है, और जो ओपनिंग है जहाँ से एक्चुअली जो वोल्केनो बाहर आ रहा है, उसको क्रेटर ऐसे कहते हैं। फिर उसके बाद जो भी पाइप है कि जहाँ से मोल्टन लावा आता है बाहर, उसको वेंट कहते हैं। जो भी मोल्टन अंदर अगर मान लीजिए जो भी मटेरियल है लिक्विड फॉर्म में, तो उसको मैग्मा करते हैं, और जो ही अगर मैग्मा बाहर आ जाता है अर्थ सरफेस से, तो उसको लावा ऐसे कहते हैं। तो अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक है व्हेन लिथोस्फेरिक प्लेट मूव्स द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। यानी कि जो भी लिथोस्फेरिक प्लेट है, तो लिथोस्फेरिक के मूवमेंट की वजह से क्या होता है? तो अर्थक्वेक के सरफेस के ऊपर अर्थ वाइब्रेट करती है, और उस वाइब्रेशन के वजह से ही क्या प्रोड्यूस होता है? तो अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है। तो एक्चुअली इधर एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिखाया है अर्थक्वेक का। तो ये जो पॉइंट है कि जहाँ से एक्चुअली ओरिजिन होता है अर्थक्वेक का, इस पॉइंट को कहा जाता है फोकस। अगर इस पे परपेंडिकुलर, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ऊपर अगर हम कोई पॉइंट ड्रॉ करें, तो इसको कहते हैं एपिसेंटर। तो फोकस क्या है? फोकस इज द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स, मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट स्टार्ट। तो उस पर्टिकुलर पोर्शन को कहते हैं फोकस। एपिसेंटर क्या है? एपिसेंटर इज द प्लेस ऑन द सरफेस अबाउ द फोकस, वाइब्रेशन ट्रैवल आउटवर्ड एज अ वेव। तो यानी कि अगर फोकस से अगर बात करें, तो फोकस से आउटवर्ड की तरफ क्या होते हैं? एग्जैक्टली जो ऊपर पॉइंट है, तो इसको क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं फोकस। और ये जो ये जो सरफेस पे पॉइंट है अर्थ के सरफेस पे, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? तो एपिसेंटर ऐसे कहते हैं। और एक्चुअली हमें जो डिस्ट्रक्शन दिखता है, या जो भी अर्थक्वेक के जो भी इफेक्ट्स है, वह हमें सबसे ज़्यादा हमें कहाँ दिखते हैं? तो एपिसेंटर पे ही दिखते हैं। और एक्चुअली फोकस से जो भी हमारे पास एनर्जी आती है, वो एनर्जी ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। उसको सिस्मिक वेव ऐसे भी कह सकते हैं, सिस्मिक
वेव्स। तो जो भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर डैमेज हम देखते हैं तो इट इज़ यूजुअली एट क्लोजेस्ट टू द एपी सेंटर। तो एपी सेंटर के आजू बाजू का जो भी एरिया है वहाँ ही हमें सबसे ज़्यादा डैमेज दिखता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द एपी सेंटर। अगर हम एपी सेंटर से अगर दूर दूर जाएंगे तो हमें जो भी इफेक्ट है अर्थक्वेक का या वाइब्रेशन का वो हमें कम से कम महसूस होने लगेगा। अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से 3 वेव्स निकलती है। तो जो पहली वेव होते हैं उसको पी वेव्स बोलते हैं या प्राइमरी वेव्स ऐसे भी कहते हैं, उसको लॉन्जिट्यूडिनल वेव ऐसे ही कहते हैं। तो जो सरफेस का जो अर्थ का जो इंटीरियर एरिया है ये इस एरिया में इस रीजन में एक्चुअली जो अर्थ वेव्स है जो प्राइमरी वेव्स है वो क्या कैसे ट्रैवल करेंगी तो लॉन्जिट्यूडिनल यानी कि एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी। अगर हम सेकेंडरी वेव्स यानी एस वेव्स की बात करें तो ये एक्चुअली ये वेव्स क्या है, तो ये वेव्स ऐसे ट्रांसवर्स कंडीशन में ट्रांसवर्स मूवमेंट शो करती है। अगर हम एल वेव्स की बात करें तो एल वेव्स क्या है, तो एल वेव्स एक्चुअली दोनों प्रकार का मूवमेंट शो करती है। एग्जैक्टली अगर हम ये मान लीजिए हमारा वे ऑफ डायरेक्शन ऑफ मान लीजिए वेव है तो हमें एक्चुअली ऐसे भी ये तो वेव मिलेगा ही मिलेगा और प्लस इसको परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, हमें ये भी मूवमेंट दिखेगा। तो इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, तो इसी मूवमेंट को एल वेव्स ऐसे कहते हैं। एक्चुअली जो एल वेव्स है तो वो सिर्फ हम सरफेस पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो सेकेंडरी वेव्स है वो ट्रांसवर्स फॉर्म में ट्रैवल करती है और वो अर्थ के अंदर से ही ट्रैवल करती है। और जो प्राइमरी वेव्स है वो मेजरली अर्थ के इंटीरियर से ही ट्रैवल करती है। एंड जो प्राइमरी वेव्स होती है दो दे आर वेरी पावरफुल बट लॉन्जिट्यूडिनल होने के कारण वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं दिखाती है। बट सेकेंडरी वेव्स या एल वेव्स की बात करें तो एक्चुअली सरफेस वेव्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती है अर्थ सरफेस पे। तो अर्थक्वेक के प्रेडिक्शन तो एग्जैक्टली परफेक्टली नहीं कर सकते हैं अभी। एज ऑफ नाउ वी डू नॉट हैव अ परफेक्ट टेक्निक और टेक्नोलॉजी टू प्रेडिक्ट द अर्थक्वेक, लेकिन अर्थक्वेक कैन बी प्रेडिक्टेड बाय द एनिमल बिहेवियर। जैसे फिश पॉन्ड में जो होते हैं तो एजिटेटेड हो जाते हैं, स्नेक्स बाहर आ जाते हैं उनके होल से। और जो अर्थक्वेक मेजर करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको सिस्मोग्राफ ऐसे कहते हैं। अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन अ रिश्टर स्केल। तो जो भी स्केल पे सिस्मोग्राफ मेजर करता है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को उसको रिश्टर स्केल ऐसे क्या कहा जाता है। अगर ऑन एन एवरेज अगर हम 2.0 का अर्थक्वेक अगर देखते हैं तो एक्चुअली वी विल फील वेरी लिटल वी विल ओनली फील द लिटल अर्थक्वेक। लेकिन अगर हम वही अगर 7.0 का अर्थक्वेक अगर देखते हैं अगर कंपेयर करते हैं तो ये दिस अर्थक्वेक इज क्लासिफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक। तो इससे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन भी होता है एंड दिस इज आल्सो वेरी फैटल फॉर द ह्यूमन लाइफ एंड अदर लाइफ्स आल्सो। अर्थक्वेक के प्रिपेयर्डनेस में हमें क्या करना है, तो वी शुड गेट अ सेफ स्पॉट टू गेट सेव्ड आवरसेल्फ फ्रॉम द अर्थक्वेक and we should always try to stay away from the places which may get collapse or which may get damaged due to the earthquake, and we should always be prepared to face the disaster confidently। तो एक्चुअली हमें तो जागरूक होना ही होना है। मान लीजिए जो बंदे जागरूक नहीं है तो उनको जागरूक करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेक अदर पीपल रेडी एंड टू फेस द डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। अगर हम लैंडस्केप की बात करें तो लैंडस्केप में हम 2 चीज़ें देख सकते हैं हर सरफेस पे, वेदरिंग देख सकते हैं एंड इरोजन देख सकते हैं। तो जब भी कोई भी लैंडस्केप छोटे छोटे हिस्सों में टूटने लगता है, अगर मान लीजिए ये कोई तो रॉक है या माउंटेन है, अगर मान लीजिए इसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट बनने लगे तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। अगर मान लीजिए इस वेदरिंग में अगर ये रॉक के सेडिमेंट्स या पार्टिकल्स आगे जाके कहीं जाके दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं ड्यू टू एयर बोलिए या विंड बोलिए या आइस बोलिए तो एक्चुअली या रिवर बोलिए, तो एक्चुअली ये जो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ये सेडिमेंट में टूटने को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं वेदरिंग। और जो भी ये पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इसको बोलते हैं इरोजन। ये इरोजन जब भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो जाके एक्चुअली डिपोजिशन हो जाएगा इन सेडिमेंट का या ब्रोकन डाउन पार्टिकल्स का।
तो ये जो ब्रोकन डाउन पार्टिकल का एक पर्टिकुलर जगह पे जब डिपोजिशन हो जाता है तो वहाँ आप हम क्या देख सकते हैं, तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म भी देख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये पहले कभी रॉक थी या माउंटेन था या हिल था, अगर वो वेदरिंग होने के बाद एक्चुअली अगर आप कुछ साल के बाद देखेंगे तो हो सकता है कि ये माउंटेन आपको यहाँ ना दिखे, लेकिन जो भी एक्चुअली माउंटेन टूट के दूसरी जगह गया है तो आपको दूसरी जगह पे क्या हो जाएगा, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म आपको दिखेगा। तो ये हो गया है, दिस इज बिकॉज ऑफ इरोजन, वेदरिंग एंड इरोजन। वर्क ऑफ अ रिवर, रिवर क्या करती है, जब स्पीड से बहती रहती है तो अपने साथ बहुत सारे लैंड मास को इरोड करती जाती है, और जो भी इरोड किया हुआ जो लैंड मास है वो अपने साथ बह के लेके जाती है, और वो आगे जाके क्या करती है, तो यही लैंड मास रिवर कहीं ना कहीं डिपॉजिट करती है, उससे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं। अगर हम वाटरफॉल की बात करते हैं तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी बहुत स्टीप एंगल से या और वेरी हार्ड रॉक से अगर रिवर गुजरती है तो क्या हो जाता है, तो वो स्टीप डाउन होती है एंड इट कम्स डाउन एट अ वेरी हाई स्पीड। तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको वाटरफॉल ऐसे कहते हैं। तो वाटरफॉल क्या है, तो वाटरफॉल एक रिवर का बहना है फ्रॉम वेरी हाई एल्टीट्यूड। फॉर एग्जांपल यहाँ वाटरफॉल का फोटो दिया है एनसीईआरटी में। तो ये वाटरफॉल कहाँ से फ्लो, रिवर कहाँ से फ्लो हो रहा है, तो हार्ड रॉक के ऊपर से हो रहा है, और उसके वजह से जो भी सॉफ्ट रॉक है, तो जो सॉफ्ट रॉक है वो कट हो जाता है और रिवर के साथ बहना चालू कर देता है। मेंडर क्या होता है, यहाँ मेंडर का भी एक फोटो दिया है। तो मान लीजिए रिवर जब भी बहती रहती है तो इरोजनल वर्क करती है, और इरोजनल वर्क करते करते अलोंग द लाइन क्या करती है, वो अपना पाथ चेंज करती रहती है। तो एक समय ऐसा आ जाता है कि एक्चुअली कुछ ना कुछ पोर्शन पानी का जो है वो पीछे ही छूट जाता है रिवर से, तो उसको ऑक्सबो लेक ऐसे भी कहते हैं, और एक्चुअली जब भी river twist and turns forming a large bend. In course of time the meander loop cuts off from the river and forms a cut of the lake. उसको एक्चुअली ऑक्सबो लेक भी कहते हैं या उसको कट ऑफ लेक भी ऐसे कहते हैं, रिवर की वजह से बनाया हुआ। अगर फ्लड प्लेन की बात करें तो फ्लड प्लेन क्या है, ये रिवर को जब भी फ्लड आता है तो रिवर बहुत सारा मिट्टी सेडिमेंट अपने साथ और अदर मटेरियल लेके आती है, और वो आजू बाजू के जो भी एरिया है वहाँ एक्चुअली डिपॉजिट कर देती है। तो उसमें फाइन सॉइल हो सकता है, अदर मटेरियल हो सकता है, अदर सेडिमेंट हो सकते हैं, पेबल्स हो सकते हैं। तो उससे क्या होता है ना, आजू बाजू का जो एरिया है वो फर्टाइल हो जाता है इन मेजॉरिटी केसेस में। तो उसको जो भी एरिया फ्लडिंग की वजह से हो गया है तो उसको बोलते हैं फ्लड प्लेन्स। लीव्स क्या है, द रेज बैंक ऑफ अ रिवर। मान लीजिए रिवर ने जब ने फ्लडिंग किया तो बहुत सारा एक्चुअली डिपोजिशनल वर्क उसके बैंक पे हो गया, तो ये जो डिपोजिशनल वर्क है उसको ही क्या बोलते हैं, लीव्स ऐसे कहते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या है, मान लीजिए जब भी रिवर बहते बहते एक्चुअली जब समुद्र को मिलने वाला है, सी को या ओशियन को मिलने वाला है, तो मिलने से पहले क्या हो जाता है कि वो ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे स्ट्रीम में, और उस छोटा स्ट्रीम क्या करता है, अपना अपना इंडिपेंडेंट माउथ बना लेता है और इंडिविजुअली क्या करता है, तो सी से मिल जाता है। यानी कि जहाँ वो मर्ज होने वाला है ये उसका स्ट्रीम, स्मॉल स्ट्रीम, तो उसको क्या कहते हैं, हर एक स्मॉल स्ट्रीम को डिस्ट्रीब्यूटरी ऐसे कहते हैं। और एक्चुअली हर डिस्ट्रीब्यूटरी क्या करता है, तो अपना जितना भी उन्होंने मटेरियल कैरी करके लाया है, सेडिमेंट्स हो गए, रॉक्स हो गए, पेबल्स हो गए या फाइन मटेरियल हो गया, तो वो एक्चुअली डिपॉजिट करते हैं। तो उससे क्या फॉर्म हो जाता है, तो उससे डेल्टा फॉर्म हो जाता है। डेल्टा, नियर सी द रिवर स्पीड बिकम स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड। लोड यानी कि क्या क्या लाया है उन्होंने एक्चुअली सेडिमेंट लाया है, उन्होंने रॉक्स लाए, छोटे छोटे रॉक्स लाए, पेबल्स लाए, ई डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म इट्स ओन माउथ। तो क्या होता है कि रिवर, एक ही रिवर के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटिव बन जाते हैं, और वो अपना एंड से इंडिविजुअली क्या करते हैं, वो सी को मर्ज हो जाते हैं।
द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म अ डेल्टा। तो यानी कि सभी अगर सेडिमेंट अगर हम देखें कि जो जमा हो गए हैं एट द माउथ, तो उसको क्या फॉर्म करते हैं, तो एक डेल्टा फॉर्म करते हैं। तो कोस्टल लैंड फॉर्म क्या होते हैं, अगर आप सी शोर पे जाएंगे तो सी शोर पे अगर देखेंगे तो अलग अलग आप सी के टाइड्स की वजह से, सी के वेव्स की वजह से बहुत सारा इरोजन एंड डिपोजिशनल आपको लैंडफॉर्म दिखेंगे। तो अगर इरोजन की बात करें तो एनसीईआरटी में देखिए, एक्चुअली अगर मान लीजिए थोड़ा सा अगर कट हुआ है रॉक, तो उसको सी केव कहते हैं। कैन यू सी दिस? हाँ, तो उसको कहते हैं सी केव। अगर मान लीजिए ये सी केव बहुत बड़ा हो गया, तो इसको ही क्या कहते हैं, सी आर्च ऐसे कहते हैं। अगर मान लीजिए सी आर्च बड़े होते 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 मान लीजिए एक ऐसा टाइम आ गया कि बाकी कुछ मटेरियल नहीं बचा, सिर्फ ऐसा एक पिलर जैसा स्ट्रक्चर या कॉलम जैसे स्ट्रक्चर अगर खड़ा है, तो इसको स्टैक ऐसे कहते हैं। तो एक्चुअली सी केव्स, सी आर्चेस, सी स्टैक्स, सी क्लिफ, ये एक्चुअली क्या है, इरोजनल लैंडफॉर्म है। अगर डिपोजिशनल फॉर्म की बात करें तो सी क्या करता है, सी ओशियन क्या करता है, बहुत सारे सेडिमेंट्स, फाइन ग्रेन सेडिमेंट क्या करता है, किनारे पे डिपॉजिट करता है। उससे क्या किसका फॉर्मेशन होता है, तो बीचेस का फॉर्मेशन होता है। अगर ग्लेशियर्स की बात करें तो रिवर्स क्या है, दीज आर नथिंग बट द रिवर्स ऑफ आइस। तो ये वो आइस की एक नदियाँ है। तो मान लीजिए अगर वो आइस किसी कारण से मेल्ट हो गया है, यहाँ से वहाँ फ्लो किया किसी कारण से, तो क्या हो जाता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा गड्ढा हो जाता है, और उस गड्ढे में एक्चुअली जो भी ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर का आइस का पानी मेल्ट होके वहाँ उसमें जमा हो जाता है। उससे क्या बन जाता है, तो लेक बन जाते हैं, ग्लेशियर लेक बन जाते हैं। वो जो ग्लेशियर जो लेक है, अगर मान लीजिए ग्लेशियर लेक से अगर पानी बहकर मान लीजिए उसके साथ कुछ सेडिमेंट, सैंड, सिल्ट अगर डिपॉजिट हो गए किसी जगह पे, तो उसको बोलते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। तो यहाँ एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है। अगर यहाँ एग्जैक्टली ये जो एरिया है कि जहाँ कुछ ना कुछ ये डिपोजिशन आपको दिख रहा है, तो इसको ही क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्लेशियल मोरेन्स, ग्लेशियल मोरेन्स। तो एक्चुअली इसके बाद विंड भी है, तो विंड भी वेरी एक्टिव एजेंट है ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन ऑन द अर्थ सरफेस। तो खास करके विंड का एक्चुअली सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हम डेजर्ट में देख सकते हैं। तो डेजर्ट में क्या हो जाता है कि वी कैन सी द मशरूम रॉक। मान लीजिए कोई रॉक अगर मान लीजिए पहले ऐसा था, तो क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्चुअली ये जो नीचे का पोर्शन है वो इरोड हो जाता है, और जो ऊपर का जो पोर्शन है एक्चुअली मशरूम जैसे ऐसे दिखता है। तो ये जो इरोजनल वर्क है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मशरूम रॉक। तो ये मशरूम रॉक बनाते हैं विंड डेजर्ट एरिया में। और जब भी वो फाइंड पार्टिकल्स अगर लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो क्या क्रिएट करते हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, तो सैंड ड्यून करते हैं। तो यहाँ सैंड ड्यून का फोटो दिया है एनसीईआरटी में, ये डेजर्ट का। अगर मान लीजिए अगर सैंड ड्यून के मुकाबले में और अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा फाइन ग्रेन्ड है, तो बहुत दूर उड़ के चली जाएगी, और उससे क्या क्रिएट होता है, तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म लोएस क्रिएट होता है। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोएस ए फाउंड इन द चाइना। तो अगर हम चाइना रीजन में जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा डिपॉजिट मिलेंगे लोएस के। अगर वर्ल्ड का अगर हाईएस्ट वाटरफॉल की बात करें तो उसका नाम है एंजल फॉल्स, वो वेनेजुएला में है, साउथ अमेरिका में।